प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की लाइफ हिस्ट्री कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया है, अलेक्जेंडर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर ने भारत पे हमला किया था, वो भारत को जीतना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए इसका इंडियन हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। और अलेक्जेंडर के इंडिया में अटैक की वजह से ही ऐसा माना जाता है कि मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश हो पाई। जो मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी उसमें इस अटैक, ये जो अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था, इसका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। कैसे, क्यों ये सारी चीजें हुई, वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो आइए पहले हम ये देख लेते हैं कि अलेक्जेंडर था कौन। तो अलेक्जेंडर के बारे में जो फैक्ट बाय फैक्ट हम याद करेंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अलेक्जेंडर की जन्म, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब वो पैदा हुआ था। तो 356 बीसी। कहां पैदा हुआ था ये? तो पेला नाम की जगह में। तो पेला एक जगह थी, कैपिटल सिटी थी मैसिडोनिया किंगडम की। तो ये मैसिडोनिया किंगडम क्या था? ग्रीस में बसा हुआ एक छोटा सा किंगडम। अब देखो, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। कल को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अलेक्जेंडर कहां पैदा हुआ था, तो अब ये तो ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि आपको पेला दे रखा है, मैसिडोनिया दे रखा है, या ग्रीस दे रखा है। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड आंसर यही है, मैसिडोनिया ही बोला जाता है। ठीक, तो बेसिकली मैसिडोनिया जगह नहीं थी, एक किंगडम हुआ करता था, उसका कैपिटल पेला। जैसे आज उत्तर प्रदेश कोई जगह तो नहीं है, लखनऊ जगह है, तो ऐसे मैसिडोनिया किंगडम थी, पेला उसका कैपिटल था। ये बहुत लंबा जीवन नहीं था इसका, सिर्फ 32 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। अब सोचो, 32 साल की उम्र में जिसकी मृत्यु हो गई, उसको पूरी दुनिया याद करती है। तो इसने कितने महान महान काम किए होंगे। तो ये जो अलेक्जेंडर है, ये मैसिडोनिया के राजा फिलिप्स II का ही बेटा था। मैंने आपको बताया ना, मैसिडोनिया एक किंगडम हुआ करती थी। किंगडम मतलब किंग होगा तब तो किंगडम। तो उसी किंग का बेटा था ये। किंग का नाम क्या था? फिलिप II, फिलिप द्वितीय। तो अलेक्जेंडर खुद राजा कैसे बना? उसके फादर तो राजा थे। तो 336 बीसी में, यानी जब ये 10 साल का था, बच्चा था, तो इसके फादर को उसी के बॉडीगार्ड ने मार दिया। यानी फादर जो इसके किंग थे मैसिडोनिया के, फिलिप नाम था उनका, तो फिलिप को उन्हीं के बॉडीगार्ड ने मार दिया। तो अगर फादर की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? तो सर ये 20 साल का था, 10 साल का नहीं था। 356 बीसी में पैदा हुआ है ये। तो जब ये 20 साल का था तो इसकी फादर की डेथ हो गई। तो उसी सिचुएशन में अब इसको मैसिडोनिया का राजा बनना पड़ा। तो 20 साल की उम्र में ये राजा बनता है और 32 साल की उम्र में ये मर जाता है। तो इन्हीं 12 सालों में इसने इतना कुछ हासिल कर लिया कि इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसके फादर का सपना था, इसके जो फादर थे फिलिप II, उन्होंने ग्रीस के लोगों से वादा कर रखा था कि मैं ग्रीस को या मैसिडोनिया को इतना बड़ा किंगडम बना दूंगा कि ये पूरी दुनिया पे राज करेगा। तो अब तो वो तो रहे नहीं, उनकी तो डेथ हो गई। तो अब अलेक्जेंडर अपने फादर के सपने को पूरा करना चाहता है। तो अगर आप राजा बनोगे तो आपको तो बड़ी बड़ी प्रॉमिस करनी होगी ना अपने सिटीजन से, तभी तो सिटीजन आपको अपना राजा मानेंगे। तो अलेक्जेंडर ने एक फंक्शन आयोजित किया, सारे सिटीजन्स को के सामने उसने भाषण देते हुए कहा था कि अब मैं निकल रहा हूं यहां से, अब मैं पूरी दुनिया को जीत के ही लौटूंगा। ठीक, मैं अपने फादर का सपना पूरा करूंगा, मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा, इतनी ताकत है मेरे में। तो यही कह के वो वहां से निकल गया मैसिडोनिया से पूरी दुनिया जीतने के लिए। और उसने ऐसा कर भी लिया ऑलमोस्ट। देखो, राजा बनने के 12 साल के बाद ही उसकी डेथ हो गई। तो अगले 12 सालों में उसने लगभग अपना सपना पूरा कर ही लिया था। वो जहां जाता था जीतता था, हारता नहीं था, कभी इसको हार का सामना नहीं करना पड़ा। तो अब ये अपना कैंपेन स्टार्ट करता है, वहां से ये निकल आया कि हम मैसिडोनिया तभी वापस लौटूंगा जब पूरी दुनिया पे कब्जा कर चुका हूंगा। तो 334 बीसी में ये निकला वहां से। और देखो, ये ग्रीस है, यहां इंडिया है। तो अचानक तो इंडिया पहुंचेगा नहीं ना, और इसका टारगेट सिर्फ इंडिया तो नहीं था, ये तो सब जगह कब्जा करना चाहता था। तो इसका पहला ध्यान
पर्शियन एम्पायर पे गया। पर्शिया यानी आज मॉडर्न ईरान, उस वक्त इसको पर्शिया बोलते थे। तो पर्शिया में उस वक्त एकेमेनिड एम्पायर का राज था। तो एकेमेनिड एम्पायर पे किया इसने पहला हमला। उस वक्त ये सिर्फ 22 साल का था। तो एकेमेनिड एम्पायर के जो राजा थे, यानी ये कह लो कि जो पर्शिया के राजा थे, उनका नाम था किंग डेरियस। तो ये किंग डेरियस इंडिया पे भी काफी अटैक करता रहता था। तो इसी डेरियस पे अब अलेक्जेंडर ने अटैक कर दिया। ठीक है, तो पहले किंग डेरियस की कहानी सुन लो। तो किंग डेरियस भी काफी अटैक करता था इंडिया में। इसने इंडस वैली पे भी अटैक किया था और इसने इंडिया का थोड़ा सा हिस्सा अपने कंट्रोल में कर रखा था डेरियस ने। अब यही डेरियस अलेक्जेंडर से लड़ रहा है। तो अलेक्जेंडर ने इसके साथ 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी डेरियस के साथ, और चारों लड़ाइयां अलेक्जेंडर ने जीती, लेकिन कभी भी डेरियस को मार नहीं पाया। तो जब तक राजा को मारोगे नहीं तो दुश्मनी तो चलती ही रहेगी। तो एक तरह से पर्शिया की जीत इसकी अधूरी ही रही। किंग को तो नहीं मार पाए, लेकिन पर्शिया को कंट्रोल कर लिया पूरी तरीके से। तो अलेक्जेंडर ने जब पर्शिया को कंट्रोल कर लिया तो वो और आगे बढ़ने लगा, वो ईस्ट डायरेक्शन में और आगे बढ़ने लगा, और जो जो किंगडम उसके रास्ते में आते चले जाते थे सबको जीतता चला गया वो। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता बढ़ता उसने हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस कर लिया। हिंदू कुश माउंटेन का सिग्निफिकेंस क्या है कि हिंदू कुश के उस तरफ तो ईरान है, मंगोलिया है। तो जब आप हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस कर लेते हो तो आप एक तरह से इंडिया में घुस चुके हो। तो हिंदू कुश माउंटेन इसने क्रॉस कर लिया 327 बीसी में। ठीक, और 1 साल के बाद आप देखना कि ये इंडिया में लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर देगा। तो अब जब ये हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस कर ही चुका है तो इसको तो सामने दिख ही रहा है कि अब इंडिया पहुंचने ही वाला हूं मैं। तो इसने अपना पूरा अटेंशन इंडिया को कैसे जीतूं मैं, इसी बात पे लगा दिया। अब ये ऐसा क्यों करना चाहता था, इंडिया से इसकी क्या ऑब्सेशन थी? तो हेरोडोटस जो था, जिसको कि फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं, तो वो एक ग्रीक फिलोसफर और राइटर था। तो उसने अपनी राइटिंग्स में इंडिया के बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें लिखी थी। इंडिया को सोने की चिड़िया बताया था, कहा था कि इंडिया में काफी धन दौलत है। तो इसलिए अलेक्जेंडर ने ये सारी चीजें अपने बचपन से सुन रखा था, इसलिए उसके मन में ये इच्छा थी कि इतनी रिच कंट्री है तो क्यों ना मैं इसको लूट लूं। एक और वजह थी, दूसरी वजह क्या थी? देखो, अलेक्जेंडर आया तो था ग्रीस से। तो अलेक्जेंडर उस वक्त की ज्योग्राफी उतनी अच्छी नहीं थी, लोगों के पास उतने अच्छे नक्शे नहीं थे। तो अलेक्जेंडर के पास जो मैप था वो मैप काफी गलत था। तो अलेक्जेंडर के पास जो मैप था उसके अकॉर्डिंग उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं इंडिया को क्रॉस करूंगा तो इंडिया के अगली तरफ ग्रीस वापस पहुंच जाऊंगा। तो ग्रीस के किनारे पे है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। तो उसका नक्शा दिखाता था कि इंडिया के किनारे भी कैस्पियन सी है। तो उसको लगता था कि इंडिया और ग्रीस में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो अगर मैं इंडिया क्रॉस कर लूं तो मैं वापस अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो यही गलत नक्शा भी था उसके पास, जिसकी वजह से, और वो चाहता था कि मैं इंडिया होके ही गुजरूं, इंडिया पे अटैक कर दूं पूरी तरीके से। तो यही माउंटेन पास क्रॉस करके इंडिया आया। ये देख रहे हो ना, ये सब पहाड़ हुआ करते थे, इन सबको बीच से काट वाट के ये लोग इंडिया पहुंच गए। देखो, माउंटेन पास का फंडा क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूं। जब भी पढ़ते हो तो पूरी डिटेल में पढ़ो, याद कुछ ना करना पड़े। मान लो ये माउंटेन है, तो अगर कोई इसके पीछे रहता है और वो अपनी सेना लेके यहां आना चाहता है, उसके पास घोड़े हैं, उसके पास हाथी है, तो वो कैसे आएगा? क्या वो पहाड़ पे चढ़ के आएगा? तो इधर रहने वाले लोग तो यही मान के चलते हैं कि हम पे कोई अटैक कर ही नहीं सकता है। उधर से कोई घोड़ा, हेलीकॉप्टर तो थे नहीं उस वक्त, प्लेन तो थे नहीं, तो घोड़े, बंदूक, तोप, हाथी, ये सब लेके तो आप आ नहीं सकते हो। अब अगर इसी पहाड़ में कुछ ऐसा हो जाए, यानी एक ऐसी छोटी सी जगह हो जाए जहां पे पहाड़ रास्ता रोके ही ना, तो ऐसी ही जगह है ना ये, इसी को बोलते हैं माउंटेन पास। तो ऐसी जगहों का इस्तेमाल करते थे लोग, मतलब माउंटेन को क्रॉस करने के लिए, अगर उनके पास घोड़े, सामान, काफी सारी चीजें हो तो। अब ये देखो, माउंटेन पास वास क्रॉस करके सब जगह ये अब इंडिया की बाउंड्री पे खड़ा है।
तो अब अलेक्जेंडर ने क्या किया, अलेक्जेंडर ने आसपास के जो ट्राइबल किंग थे, जो आदिवासी राजा थे, जो रूलर थे, बहुत बड़े राजा जो नहीं थे, तो उनको मैसेज भिजवाया। तो ये सब जो राजा थे बेसिकली ये गांधार जो किंगडम है, गांधार महाजनपद, हमने थोड़े दिनों पहले देखा था कि इंडिया में 16 महाजनपद थे। जैसे आज हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं, हमारे यहाँ स्टेट्स हैं अलग अलग, उस वक्त इंडिया जो है 16 महाजनपद से बना हुआ था। महाजनपद यानी एक तरह से मान लो कि स्टेट ही हम कह सकते हैं। तो अब अलेक्जेंडर गांधार महाजनपद में आके खड़ा हो चुका था। गांधार जो है अफगानिस्तान में है आज की डेट में, तो इंडिया की बाउंड्री पे खड़ा था, ये गांधार में खड़ा था। तो इसने गांधार के छोटे छोटे राजाओं को मैसेज भिजवाया कि तुम सब मेरे सामने सरेंडर कर दो। तो उस वक्त का जो गांधार महाजनपद था, अगर आज के मैप में हम देखेंगे तो अफगानिस्तान और थोड़े से पाकिस्तान के हिस्से से मिलके बना हुआ था। तो उसी में एक राजा था, गांधार में ही एक राजा था, उसका नाम था अंभी कुमार। वो गांधार का सबसे बड़ा राजा था और उसकी कैपिटल सिटी थी गांधार की, जो कैपिटल थी तक्षशिला। तो ये तक्षशिला का राजा हुआ करता था। गांधार महाजनपद था, इसमें एक से ज्यादा राजा थे। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी वो थी तक्षशिला। तो तक्षशिला का राजा था अंभी कुमार। तो अंभी कुमार ने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया। इसका नाम याद रखना, अंभी कुमार। अब देखो, जिस वक्त अलेक्जेंडर इंडिया में की बाउंड्री पे खड़ा था तो इंडिया का सबसे बड़ा राजा कौन था? तो इंडिया का सबसे बड़ा राजा था घनानंद। घनानंद नंद डायनेस्टी का राजा था और ये पटना में रहता था, पाटलिपुत्र में रहता था। तो इसकी जो टेरिटरी थी वो बंगाल से लेके इंडिया यानी पाकिस्तान तक थी, जबकि ये जो अलेक्जेंडर है ये गांधार तक पहुंचा था। यानी अभी इसकी कोई दुश्मनी हुई नहीं है घनानंद से, क्योंकि ये जो गांधार महाजनपद है ये घनानंद की टेरिटरी नहीं है। घनानंद की टेरिटरी बंगाल से पाकिस्तान तक थी, जबकि गांधार जो है उसके टेरिटरी का हिस्सा था नहीं। तो अब क्या सिचुएशन है, अंभी कुमार जो कि तक्षशिला का राजा है उसने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। लेकिन सभी जो है अंभी कुमार के जैसे डरपोक नहीं थे। कुछ कुछ जो आदिवासी राजा थे उसने सरेंडर करने से मना कर दिया। इसमें जो सबसे फेमस ट्राइब है, जो सबसे बड़ी ट्राइब थी असाकानोई, उसकी एक रानी हुआ करती थी, राजा नहीं बल्कि एक रानी थी। उसने मना कर दिया कि मैं अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर नहीं करूंगी, और उसने साथ ही साथ ये कहा कि अलेक्जेंडर एक फॉरेनर है, उसको मैं अपने किंगडम से गुजरने ही नहीं दूंगी। तो इसने अलेक्जेंडर से लड़ने की ठान ली, लड़ने का प्लान बना लिया। तो ऐसा कनोई ट्राइब ने अलेक्जेंडर की फौज पे हमला कर दिया, दोनों में लड़ाई होने लगी। लेकिन कौन जीतेगा? अलेक्जेंडर ही जीतेगा, उसके पास इतनी बड़ी फौज है। तो ये लोग समझते नहीं थे कि अलेक्जेंडर जो है कितना पावरफुल है, इसलिए इस ट्राइब ने अटैक कर दिया। तो अलेक्जेंडर ने इस पूरे ट्राइब को ही खत्म करके इसके 7000 सोल्जर्स को मार दिया। तो अब अलेक्जेंडर को रोकने वाला कोई था नहीं, तो अलेक्जेंडर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसको तो इंडिया के अंदर घुस जाना है। तो इंडिया क्रॉस करके वो ग्रीस पहुंचना चाहता है, कैस्पियन सी। तो उसको घर जाने की भी थोड़ी बहुत जल्दबाजी थी। तो आगे बढ़ता है, तो बढ़ता बढ़ता वो अटक पहुंच जाता है। तो अटक जो है पंजाब में, उस वक्त के पंजाब में, आज ये आप कह सकते हो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अटक नाम की जगह के पास ये इंडस नदी क्रॉस करता है, सिंधु नदी क्रॉस करता है। तो जब आप सिंधु नदी क्रॉस कर लेते हो, अटक क्रॉस कर लेते हो, तो अब आप इंडिया में आ गए हो, अब आपने इंडिया में कदम रख दिया है। तो जब वो पिछले 5 महीने बीत चुके हैं, यानी अटक तक पहुंचने में, देखो ये आया तो था माउंटेन क्रॉस करके, तो माउंटेन क्रॉस करने से नदी तक पहुंचने में ही इसको 5 महीने लग गए। इन्हीं 5 महीनों में अलेक्जेंडर ने ये सारे काम कर लिए थे। कुछ राजाओं से सरेंडर करवा लिया था और ये बड़ी लड़ाई भी लड़ी थी असाकानोई से। इन्हीं 5 महीनों में ये सारी चीजें हो चुकी थी। तो अब क्या सिचुएशन है, अलेक्जेंडर जो है सिंधु नदी, इंडस नदी क्रॉस करके इंडिया के धरती पे कदम रख चुका है। तो अलेक्जेंडर जब
इंडस नदी पे पहुंचा तब तक उसने कई अचीवमेंट्स हासिल कर ली थी। तो अलेक्जेंडर ने ऑलरेडी पर्शियन एम्पायर को हरा दिया था, पर्शियन एकमेनिड एम्पायर को हरा दिया था, चार चार बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। तो अब क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो एकमेनिड राजा था डेरियस, इसने खुद ने इंडिया पे कई बार अटैक करके इंडिया का छोटा सा हिस्सा अपने कंट्रोल में कर रखा था। बेसिकली आज वो हिस्सा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ेगा। उस वक्त अफगानिस्तान भी जो इंडिया का ही हिस्सा था। तो अब अलेक्जेंडर का ये मानना था क्योंकि मैंने पर्शियन डायनेस्टी को हरा दिया है, तो ये जो पर्शियन डायनेस्टी के कंट्रोल वाला एरिया है वो तो मेरा हो गया ना, अलेक्जेंडर तो यही मानेगा ना। तो इसलिए वो बढ़ा चला आ रहा था इंडस की तरफ कि जो डेरियस की जो टेरिटरी है वो अब मेरी है। तो इस वक्त जो महाजनपद था, गांधार महाजनपद, वो पर्शियन कंट्रोल में ही था थोड़े दिनों पहले तक। इसलिए अलेक्जेंडर का मानना था कि गांधार महाजनपद पे टेक्निकली अब उसका हक है। तो इसीलिए जो अंभी कुमार है तक्षशिला का, उसने बड़े आसानी से अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया था कि उसको लगता था कि वाकई में अलेक्जेंडर ही मालिक है। तो किंग अंभी ने अलेक्जेंडर से मदद मांगी कि मैंने तो आपके सामने सरेंडर कर दिया, बदले में आप मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। तो किंग अंभी की दुश्मनी चलती थी अपने पड़ोसी राजा से। ये अंभी है तो उसका पड़ोसी राजा था पोरस। तो उसने कहा कि आप मेरी मदद करो, मेरा एक दुश्मन है मेरे पड़ोसी राजा पोरस, उसको हराने में। ठीक, अब देखो किंग अंभी की जो अपनी जो किंगडम थी वो इंडस और झेलम के बीच में थी, और पोरस की जो थी वो झेलम के बाद में, यानी दो नदियां बहती थी। ये थी इंडस नदी, ये थी झेलम नदी। ठीक, तो अलेक्जेंडर ने इंडस नदी क्रॉस कर ली थी। यहां पे अंभी का इलाका था, अंभी का, और अंभी ने सरेंडर कर दिया था। तो झेलम के दूसरी तरफ, इस तरफ पोरस का इलाका था। तो अंभी बोल रहा है अलेक्जेंडर से कि नदी के दूसरी तरफ जो राजा रहता है, पोरस रहता है, वो मेरा दुश्मन है और वो आपका भी दुश्मन है। ठीक, और उसने बताया कि वो प्रिपरेशन कर रहा है आपको रोकने के लिए, आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो प्रिपरेशन भी कर रहा है, तो आप मेरी मदद कर दो। और वाकई सच भी ये था, जो किंग पोरस था ये तैयारी कर भी रहा था कि मैं किसी फॉरेनर को अपने के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। तो अब क्या होगा, अब अलेक्जेंडर को लड़ना होगा पोरस से, क्योंकि अंभी ने उससे मदद मांगी है। तो इसी लड़ाई में, ये लड़ाई हुई अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जो बहुत फेमस है इंडियन हिस्ट्री में। तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ हिडिप्सीज, क्योंकि जो ग्रीस के हिस्टोरियंस थे, ग्रीस से आए लोग थे, वो इंडियन तो थे नहीं, तो उनको तो नदी वदी का नाम पता था नहीं ठीक से, तो वो झेलम को अपनी भाषा में हिडिप्सीज बोलते थे। तो इसलिए इस लड़ाई को बैटल ऑफ हिडिप्सीज भी बोला जाता है या बैटल ऑफ झेलम भी बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अलेक्जेंडर की और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई, तो झेलम नदी के किनारे हुई। आप समझ ही रहे हो कि झेलम के किनारे ही क्यों हुई, क्योंकि पोरस जो है झेलम के दूसरी तरफ रहता था, तो इसी नदी को क्रॉस करना था। अलेक्जेंडर इस तरफ है, पोरस इस तरफ है, अब ये दोनों लड़ेंगे। तो किंग पोरस जो है, राजा पोरस ने पूरी तरीके से अपना मन बना लिया था कि मैं लड़ाई जरूर लड़ूंगा, मैं सरेंडर वरेंडर करने वाला नहीं हूं। ठीक, तो अब ये जो झेलम नदी के आमने सामने, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए। तो आपको ये याद रखना है कि हिडिप्सीज ही झेलम का दूसरा नाम हिडिप्सीज है। ग्रीस उसको हिडिप्सीज बुलाते थे, इंडियंस उसको झेलम बुलाते थे। तो इसी नदी का एक तीसरा नाम भी है, वितात्सा नदी। तो ये तीनों में से कुछ भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। इन नदियों का फंडा यह है कि अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग नाम देके अपने बुक में लिखा है। नदी एक ही है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग नाम से बुलाते थे। तो क्या हो गया कि दोनों आर्मीज एक दूसरे के सामने, झेलम नदी के एक तरफ अलेक्जेंडर, दूसरी तरफ पोरस आके अपनी फौज के साथ खड़ा हो गया। लेकिन दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कौन पहले अटैक करता है। तो एक रात क्या हुआ कि काफी तेज बारिश हुई। तो काफी तेज बारिश होने से दलदल मच गई, दलदल हो गई। तो इसी का फायदा उठा के सुबह सुबह, अगली सुबह अलेक्जेंडर ने नदी क्रॉस कर ली
और क्रॉस करके पोरस के कैंप पे हमला कर दिया। तो पोरस इस अचानक हुए हमले से काफी मतलब शॉक में चला गया, सरप्राइज रह गया, और उसने अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे के साथ कुछ सोल्जर्स को भेजा कि जाओ मुकाबला करो। तो 8 घंटे में ही ये लड़ाई खत्म हो गई। ये लड़ाई काफी लंबी नहीं चली, 8 घंटे में ही खत्म हो गई। तो पोरस के हजारों सैनिक मारे गए, उसके कई कमांडर्स मारे गए, मिलिट्री जनरल्स मारे गए, और खुद उसका बेटा भी मारा गया इस लड़ाई में। लेकिन वो नहीं मारा गया, वो अभी जिंदा है। तो वो जिंदा था और वो घायल हो गया। तो पोरस को जो है ना, अलेक्जेंडर के सैनिकों ने पकड़ लिया। ये देखो, ये है पोरस। तो पोरस और उसके मिलिट्री जनरल्स को पकड़ के ये सारे लोग अलेक्जेंडर के सामने ले गए, इसके सैनिक। तो अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि तुमने मेरे से लड़ाई करने की हिम्मत कैसे की, और अब तो तुम हार गए हो, तो अब हारने के बाद बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं, मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूं। तो पोरस ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल आज मतलब इंडियन हिस्ट्री में बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है कि पोरस काफी ब्रेव था। उसने सरेंडर करने से तो पहले ही मना कर दिया था। अभी भी वो नहीं डर रहा है। अलेक्जेंडर चाहता तो इसको 2 मिनट में मार देता। तो अलेक्जेंडर ने इससे पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं। तो पोरस ने कहा कि आप मेरे साथ वैसा ही सुलूक करो जैसा कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। और पोरस ने यह भी कहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने तो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मदर लैंड के लिए लड़ाई लड़ी, तो आप मेरे साथ वैसा ही ट्रीट करो जैसा कि एक ऐसे राजा के साथ करना चाहिए जो अपने मदरलैंड से प्यार करता है। तो ये सुन के अलेक्जेंडर जो है काफी इंप्रेस हो गया, इसकी ब्रेवरी से काफी इंप्रेस हो गया, और उसने अपनी सारी दुश्मनी भुला दी और उसने कहा कि ठीक है, तुम तो एक बहुत ही ब्रेव राजा हो, मैं काफी इंप्रेस्ड हूं तुमसे। तो इंप्रेस होने के बाद उसने क्या किया, पोरस की जान बख्श दी, उसको फिर से राजा बना दिया। जहां का पोरस राजा था उसको फिर से राजा बना दिया। और अलेक्जेंडर ने जो आसपास की टेरिटरीज जीती थी वो सब भी पोरस के ही हवाले कर दी। पोरस को कहा कि अब तुम बहुत डिग्निटी से अच्छे से राज करो। तो पोरस को तो फायदा ही हो गया, लेकिन नुकसान भी हुआ क्योंकि उसका बेटा मारा गया, उसकी आर्मी चली गई, उसके मिलिट्री जनरल मारे गए। लेकिन पोरस को अलेक्जेंडर ने पूरी इज्जत के साथ ट्रीट किया। तो अलेक्जेंडर अभी तक 2 नदियां क्रॉस कर चुका था, इंडस क्रॉस कर चुका था, झेलम क्रॉस कर चुका था। अब वो और आगे बढ़ने लगता है, इंडिया के अंदर घुसने लगता है। तो अब वो पहुंच गया ब्यास नदी के किनारे। तो जब ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया, बीस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में व्यास बोलते हैं, तो उसकी आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसने बोला कि आप पिछले 5-6 साल से मैसिडोनिया से लेके हमें निकले हो, हम घर वापस कब जाएंगे। तो इसके आर्मी वाले जो थे काफी उतावले हो गए कि नहीं, अब हमने काफी लड़ाइयां लड़ ली, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, अब हमको वापस जाना है। तो अब अलेक्जेंडर क्या करेगा जब उसके फौज ही लड़ने को तैयार नहीं है। ये देखो जो मैसिडोनिया के सोल्जर्स हैं, ये इसके सामने अपनी टोपी झुका के, टोपी उतार के उससे रिक्वेस्ट करें कि देखो हम सब बीमार हो गए, हम सब कितने थक गए, आप वापस क्यों नहीं चलते। तो ये सब उससे रिक्वेस्ट करने लगे, ठीक है। जबकि अलेक्जेंडर चाहता था कि वो इंडिया में और अंदर की तरफ बढ़े। तो उस वक्त इंडिया की क्या सिचुएशन थी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था तो इंडिया का राजा कौन था, तो ना ही कुमार अंभी राजा था, ना ही पोरस राजा था। असली राजा था धनानंद या घनानंद, ठीक है। तो घनानंद असली राजा था जो कि नंद डायनेस्टी पे रूल कर रहा था, इतनी बड़ी डायनेस्टी पे। और अलेक्जेंडर जो है यहाँ पे अपनी ये सारी लड़ाइयां लड़ रहा था, यानी अभी तक वो घनानंद की टेरिटरी में एंटर भी नहीं हुआ था। तो घनानंद जो है एक तरह से मगध का राजा था, मगध डायनेस्टी चल रही थी, ठीक। तो घनानंद का जो राज है बांग्लादेश से लेके, आज के बांग्लादेश से लेके आज के अफगानिस्तान का जो रीजन है वहां तक फैला हुआ था, यानी काफी बड़ा राजा था। ये नाम आप याद रख लो, धनानंद। तो जब हम मगध की हिस्ट्री कवर करेंगे तो वहां पे भी इस राजा का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। तो धनानंद नाम से ही क्लियर है, नंद डायनेस्टी का राजा था ये। तो धनानंद की जो आर्मी थी वो खुद काफी बड़ी थी, अलेक्जेंडर से भी बड़ी थी। उसमें 2 लाख सोल्जर्स थे, ठीक।
तो अलेक्जेंडर को तो ये सारी चीजें पता थी, और धनानंद को ये भी पता था कि अगर अलेक्जेंडर आएगा, रियलिटी ये थी कि अगर अलेक्जेंडर ने धनानंद से लड़ाई लड़ी होती तो धनानंद ही जीतता, अलेक्जेंडर नहीं जीत पाता। ठीक, तो अलेक्जेंडर और उसके मिलिट्री जनरल्स को यह बात पता समझ में आने लगी कि हम अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो हमारी लड़ाई अब धनानंद से हो ही जाएगी, क्योंकि अब हम नंद डायनेस्टी की टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे। तो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे जो सोल्जर्स थे अलेक्जेंडर के, क्योंकि वो समझते थे कि अलेक्जेंडर की आर्मी 2 लाख सोल्जर्स का तो मुकाबला नहीं ही कर पाएगी। अलेक्जेंडर अभी तक तो छोटे मोटे इंडियन राजा से ही लड़ता आ रहा था ना, तो इसलिए इसकी आर्मी ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए कि चाहे कुछ हो जाए हम आगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको भी अंदर अंदर ये बात पता थी कि हम अगर धनानंद से लड़े तो सबके सब मारे जाएंगे। तो अलेक्जेंडर ने देखा कि अब उसके सोल्जर जब आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उसने फैसला कर लिया कि अब चलो वापस ही लौटा जाए। तो वो लौटने लगा, और वापस लौटते लौटते वो इंडस नदी पे वापस पहुंचा। 3 नदियां वो क्रॉस कर ही चुका था, इंडस क्रॉस कर लिया था उसने, फिर झेलम में लड़ाई लड़ी थी, और फिर ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया था। अब ब्यास नदी के किनारे पहुंच के लौट रहा है वो। तो आप यकीन नहीं करोगे, एक बार आईएएस एग्जाम में ये भी पूछा था कि किस नदी के किनारे से लौटा है अलेक्जेंडर, तो ब्यास नदी के किनारे से, उसके आगे वो नहीं बढ़ा। ठीक, तो वापस जब लौट रहा था अलेक्जेंडर, तो वापस लौटते हुए भी उसने कुछ ट्राइबल किंगडम्स को अपने कब्जे में ले लिया, और अरेबियन कोस्ट यानी पाकिस्तान का जो इलाका है आज का अरेबियन कोस्ट, ये सब, तो वहां से होते हुए ये गुजर रहा था, तो वहां भी जो छोटी छोटी किंगडम्स थी सबको हराया इसने। अब ये लौट रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिनों तक उसके बाद ये जिंदा नहीं रह पाया। 326 बीसी में इसने इंडिया से लौटना स्टार्ट कर दिया, उसके 3 साल के बाद ही ये मर गया। कैसे मर गया? तो 323 बीसी में अलेक्जेंडर जो है बेबीलोन में रुका हुआ था। बेबीलोन जो है इराक जो कंट्री है, वहां पे ये रुका हुआ था। क्यों रुका हुआ था? क्योंकि वहां रुक के ये प्रिपरेशन कर रहा था कि मैं अब अगला टारगेट अरेबिया को बनाऊंगा, और अरेबिया पे हमला करके उसको अपने एम्पायर में मिला लूंगा। तो इसी की प्रिपरेशन करने के लिए बेबीलोन शहर में रुक के तैयारियां कर रहा था। ठीक, तो बेबीलोन में ही कहा जाता है कि एक रात ये शराब वराब पी रहा था, तो उसी में इसको फूड पॉइजनिंग हो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो बेबीलोनिया में ये बीमार पड़ गया और वहां पे इसकी डेथ हो गई। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अलेक्जेंडर की डेथ कहां हुई? तो बेबीलोनिया नाम के जगह पे हुई। पैदा कहां हुआ था ये? तो मैसिडोनिया बेबीलोनिया। तो कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जो शराब ये पी रहा था उसमें किसी ने पॉइजन मिला दिया था। क्यों? क्योंकि पहले ही इसके सैनिक पागल हो गए थे कि ये आदमी तो पागल हो चुका है, ये तो हमें घर लौटने ही नहीं दे रहा है, एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि खुद इसके ही मिलिट्री जनरल्स ने इसके खाने में जहर मिला दिया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसको मलेरिया या टाइफॉइड ने, इसकी बीमारी ने इसको मारा। खैर जो भी हो, ये मर गया बेबीलोन में। हमारी तो जान छूटी 323 बीसी में। तो जब ये मरा तो उस वक्त इसकी डेथ सिर्फ 32 साल की ही थी। तो अलेक्जेंडर ने जो टेरिटरी इतनी कब्जे में ले ली थी, इंडिया के बॉर्डर पे आके इसने टेरिटरी कब्जे में ले ली थी, उसका क्या होगा? अलेक्जेंडर तो मर गया। तो अलेक्जेंडर मर गया, उसके मिलिट्री जनरल तो छूट गए ना पीछे। तो अलेक्जेंडर तो देखो, जो अलेक्जेंडर के कुछ मिलिट्री जनरल्स थे, उन लोगों ने अपने आप को तक्षशिला किंगडम में स्टैब्लिश कर लिया, क्योंकि तक्षशिला तो कुमारंबी ने ऑलरेडी सरेंडर कर ही दिया था। तो अलेक्जेंडर तो मर गया, तो वो लोग वापस इंडिया में आए, उसके मिलिट्री जनरल्स, उनको लगा कि अब हम ही मालिक हैं, तो वो लोग तक्षशिला में अपनी किंगडम बसा के बैठ गए। कुछ मिलिट्री जनरल्स और आगे बढ़ गए। तो ये यूडेमस है और पाइथेमस है, उसने इसके इलाकों पे कब्जा कर लिया, उन इलाकों पे जिसको थोड़े दिनों पहले अलेक्जेंडर ने जीता था। अब अलेक्जेंडर तो नहीं है, तो यही लोग मालिक बन गए। उनमें से एक मिलिट्री जनरल जिसका नाम था सोफाइटिस, ये सारे नाम आपको याद नहीं रखने, बस एक बार पढ़ने में अच्छा लगता है ये सब, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो सोफाइटिस ने पंजाब में जाके अपना कब्जा कर लिया। तो आप देख रहे हो कि कैसे, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूं कि आप
ध्यान से देखोगे आगे जब आप पढ़ोगे तो ग्रीक लोग इंडिया में आए और 300-400 सालों तक रहे। उन्होंने आगे चल के बहुत असर डाला है इंडियन हिस्ट्री पे। इसलिए समझना जरूरी है कि कहानी स्टार्ट कहां से हुई थी। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल था, सबसे ताकतवर, वो था सेलिस्कस निकोटर। तो अब देखो ये सारे लोग तो तक्षशिला और गांधार में एक्टिव थे ना, जबकि सेलिस्कस निकोटर ने इंडिया वाले हिस्से पे कब्जा किया। तो इंडिया की जो टेरिटरी थी, जो कि एक तरह से मानो तो धनानंद की या नंद डायनेस्टी का छोटा सा हिस्सा और उससे साथ लगे हुए हिस्से पे सेलिस्कस निकाटोर ने कब्जा कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सेलिस्कस निकाटोर। यानी एक तरह से सोचो तो अलेक्जेंडर का सक्सेसर इसे ही कहा जाएगा। बाकी सब छोटे वाले हैं, छोटे छोटे जगहों पे। सबसे बड़े टेरिटरी पे सेलिस्कस निकोटर ने ही कब्जा किया और इसने अपनी एक नई डायनेस्टी बसा दी अपने नाम के ऊपर। इसका नाम है सेलिस्कस। तो इसने एक डायनेस्टी बनाई सेल्यूसिड अपने नाम के ऊपर। तो अब हमको इन सारी चीजों का पता कैसे लगता है? किसी भी इंडियन लिटरेरी सोर्स में अलेक्जेंडर की लड़ाई का जिक्र नहीं मिलता है कि अलेक्जेंडर इंडिया में आया था। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अलेक्जेंडर इंडिया में आया ही नहीं था, वो गांधार किंगडम में ही आया था। गांधार महाजनपद तक ही उसकी एक्टिविटी सीमित रही थी। तो इंडिया वालों को क्या मतलब है कि गांधार में क्या हो रहा है? तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा जिक्र इंडियन सोर्सेज में नहीं मिलता है। लेकिन ग्रीक सोर्सेज में तो इसको काफी डिटेल में लिखा गया है। ग्रीक सोर्सेज में बाद में कुछ इंडियन सोर्सेज में, बाद में जब ये कहानी फैल गई, काफी फेमस हो गई, तो बाद में यानी 300-400 साल के बाद भी लोग अलेक्जेंडर के बारे में बातें किया करते थे। तो बाद में ये सारी स्टोरीज लिखी गई और जो ग्रीक लोग बाहर से हमला करने आए थे उनको अलग अलग नाम दे दिए गए। उनमें से एक नाम था यवन। तो यवन का बेसिक मतलब होता था फॉरेनर। तो फॉरेनर का बेसिक उस वक्त मतलब होता था जो लोग ग्रीस से आए, क्योंकि ग्रीस के लोग ही थे जो पहले लोग अटैक कर रहे थे। ये पहला हमला था, बड़ा हमला फॉरेनर्स का। तो इन फॉरेनर्स को, ग्रीक्स को नाम दे दिया गया यवन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यवन, किन लोगों को यवन बुलाया गया है इंडियन लिटरेरी सोर्सेज में? तो इन्हीं ग्रीक्स को, ग्रीस से आए लोगों को। ठीक है। और आज भी संस्कृत में यवन का यही मतलब होता है, फॉरेनर। फॉरेनर ही होता है यवन का मतलब। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि नंद डायनेस्टी के खत्म होने के पीछे थोड़ा बहुत क्रेडिट जो है अलेक्जेंडर के हमले को जाता है। तो नंद डायनेस्टी का जो रूलर था घनानंद, उसकी दुश्मनी हो गई थी कौटिल्य नाम के एक टीचर से, जिसको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य का शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य या चाणक्य जो है अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना चाहता था। तो यह पॉसिबल तब तक नहीं था जब तक घनानंद को हरा ना दिया जाए। ठीक है। तो ये जो है चंद्रगुप्त के बारे में ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को लेके गया था चाणक्य अलेक्जेंडर से मिलवाने। क्यों? क्योंकि चाणक्य गांधार में ही टीचर था। गांधार में जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वहीं का प्रोफेसर था चाणक्य। और तक्षशिला पे तो कब्जा कर ही लिया था अलेक्जेंडर ने, किंग अंभी ने सरेंडर कर ही दिया था। तो किंग अंभी पहचानता था चाणक्य को। तो किंग अंभी की मदद से चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को मिलवाने ले गया था अलेक्जेंडर से। ये फिगर आप देख रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर की मीटिंग हो रही है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करने से मना कर दिया था अलेक्जेंडर ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो अलेक्जेंडर को यही समझाने गया था ना कि चलो मिलके घनानंद पे अटैक कर देते हैं, नंद डायनेस्टी पे अटैक कर देते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर की क्या सिचुएशन थी? उसके जो आर्मी वाले थे, सोल्जर्स थे, वो तो आगे बढ़ना चाहते ही नहीं थे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कौटिल्य का तो जिक्र नहीं मिलता है, चाणक्य के बारे में कुछ नहीं लिखा है ग्रीक लोगों ने, लेकिन उसके जो शिष्य हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में जरूर लिखा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस लिखा है। एंड्रोकोटस आप बोल के देखो उनकी लैंग्वेज में तो आपको लगेगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस।
जैसे कि झेलम को हिडेप्सिस बना दिया था उन्होंने अपने लैंग्वेज में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सेंड्रोकोटस किसका नाम है ग्रीक सोर्सेज में, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। ठीक, तो बाद में आप देखोगे कि इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया, और घनानंद को हरा के ये सच में थोड़े दिनों के बाद राजा बन गया था।